Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir and we are continuing MCQ series, and this is part 5th for the portion of job related awareness for the post of Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant. और बेटा आपको बड़े दुख से कह रहा हूँ कि मैंने अभी 10-12 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया तो पूरी वीडियो ब्लर होगी और मैं लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ सीरियसली। और आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, नवंबर चल रहा है और हाफ स्लीव्स, मतलब थोड़ा नेचर का माहौल का जो है ना ध्यान रखना है। हमने माहौल को इतना आलूदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि मतलब बेड़ा गर्क कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो माहौल को थोड़ा साफ करने की कोशिश करनी है ताकि आने वाले वक्त में जो हमारी नई पीढ़ियां आएंगी, नए बच्चे आएंगे सामने से, तो उनको जरा कुछ हवा थोड़ी साफ मिल जाए ना। तो उसके अलावा आपको आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूं। आप इस चीज को आपने कंफर्म करना है। मुझे नहीं लगता कि ये सच है, क्या पता सच हो भी सकता है, सच है या नहीं है। मैंने सुना है कि कश्मीर डिवीजन के लिए इस पोस्ट को लेकर अलग से एग्जाम होना है और जम्मू डिवीजन के लिए इस पोस्ट को लेकर अलग से एग्जाम होना है। तो आपने इस चीज की कंफर्मेशन लेनी है, इस चीज को कंफर्म करना है। मुझे तो पता नहीं है कि कंफर्म है ये चीज नहीं है, लेकिन आपने इस चीज को खुद से कंफर्म करना है, ठीक है जी। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of। जब भी 5, 8, 10, 12 लोग मिलकर कोई ऑफेंस करते हैं, ठीक है जी, और मतलब असेंबल होकर कोई ऑफेंस करते हैं। अनलॉफुल असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, 5 या 5 से ज्यादा। जब भी 5 या 5 से ज्यादा बंदे मिलकर एक अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं और फिर उसके बाद कोई एक्ट करते हैं और कोई क्राइम करते हैं, ऑफेंस करते हैं, तो उस ऑफेंस को हम क्या कह देते हैं, राइटिंग कहते हैं, कंपीट कहते हैं, एफरे कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा, इसको हम राइटिंग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, राइटिंग कहते हैं, राइटिंग कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, डैश इज अ public order offense that involves a fight in a public place that disturbs the peace and causes fear to ordinary people। ओके जी, क्लियर है, ब्लर तो नहीं हो गया ना फिर से, नहीं ब्लर नहीं। एक ऐसा पब्लिक ऑर्डर ऑफेंस जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं, लोगों के दिल में खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है, ठीक है जी, और मतलब लोगों पर असर होता है उस ऑफेंस का। मान लीजिए आप पब्लिक में लड़ाई कर रहे हैं, मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, ठीक है। अगर आप पब्लिक में लड़ाई कर रहे हैं तो बताइए वो कौन सा ऑफेंस होगा। आप पब्लिक में लड़ाई कर रहे हैं, आप दोनों तो एक दूसरे को मार रहे हैं, वो तो ऑफेंस है ही है, लेकिन उससे जो लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है, मान लीजिए कोई हार्ट अटैक का मरीज है, को बच्चा है, आपकी लड़ाई देख के डर गया, मर गया, हार्ट अटैक हो गया उसको, तो फिर आपके ऊपर कौन सा केस अलग से दायर किया जाएगा, राइटिंग का, कंपीट का, एफरे का या एक्सटॉर्शन का। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डैश मींस टू प्रोवाइड शेल्टर और असिस्टेंस टू अ पर्सन टू अवॉइड एप्रीहेंशन। सर दर्द हो गया यार, ज्यादा जोर से बोल रहा हूं मैं। जब भी कोई बंदा ऑफेंस करके आता है, क्राइम करके आता है, जुर्म करके आता है और वो भागता है पुलिस से, वो पुलिस से भागता है, ठीक है जी, वो लीगल अथॉरिटी से भागता है, अरेस्ट होने से बचता है, एप्रीहेंशन से बचता है, एप्रीहेंशन से भागता है, तो जब उसको कोई उस एप्रीहेंशन से भागने में मदद करता है, उसको घर देता है, उसको छुपाता है घर पे, तो उस छुपाने को हम क्या कहते हैं, रिलीज कहते हैं, हार्बर कहते हैं, बार्गेन कहते हैं, एक्विट कहते हैं। उसको हम हार्बर कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था साथ में कि अगर एक बीवी या एक खामद अपने शोहर को या अपनी बीवी को हार्बर देता है, मतलब अगर बीवी किसी का कत्ल करके आएगी तो खामद उसको घर में छुपाता है, या खामद किसी का कत्ल करके आ गया तो बीवी उसको घर में छुपाती है। तो अगर ऐसा होता है तो मियां बीवी के खिलाफ कभी हार्बर चार्ज नहीं किया जा सकता, हार्बर क्लेम नहीं किया जा सकता। हार्बर का ऑफेंस बीवी शोहर के साथ और शोहर बीवी के साथ नहीं कर सकते। अगर आपके शोहर ने कत्ल किया, आपने उसको घर में पनाह दी, छुपाया है, तो आपके शोहर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, लेकिन आपके ऊपर हार्बर का केस दायर नहीं कर सकती। हाँ, आपके चाचू के लड़के ने कत्ल किया है और आपने उसको घर में पनाह दी, छुपाया है, तो फिर आप भी रगड़े जाओगे हार्बर के केस में, ठीक है जी। ये चीज याद रखो। तो हार्बर क्या होता है, किसी क्रिमिनल को जगह देना, शेल्टर देना, ठीक है जी। The act of making or selling a fake or unauthorized replica of genuine product or items is called। फेक नोट बनाना, फेक कॉइन बनाना, है किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाना, उसको इस्तेमाल करना, फेक चाबियां बनाना, ठीक है जी, या फेक मान लीजिए नाइकी का कोई
शूज है उसका फ्रेक बना दिया आपने और बेच रहे हो, तो इसको हम इंडिया के अंदर क्या कहते हैं? काउंटरफीटिंग कहते हैं, एफ्रे कहते हैं, अडल्ट्रेशन कहते हैं, बार्गेनिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम काउंटरफीटिंग कहते हैं। किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाकर उसको हूबहू वैसे ही इस्तेमाल करना या बेचना, उसको हम क्या कहते हैं? काउंटरफीटिंग कहते हैं। द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस टू और फ्रॉम फूड इज कॉल्ड। खाने में कोई चीज मिलाना या खाने में से कोई चीज निकालना नेचुरली। मान लीजिए नेचुरली आपके बादाम में 20 कैलोरीज है, ठीक है जी, 20 कैलोरीज है आपके बादाम में, और आप नेचुरली उसको मॉडिफाई करते हो, उसकी कैलोरीज 10 पे ले आते हो और फिर उसको बेचते हो। ये अडल्ट्रेशन है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने दूध के बारे में बताया कि दूध में कोई पानी मिलाता है, वो भी क्या आ जाता है? वो आंसर मैंने बता दिया, उसका आंसर अडल्ट्रेशन है। तो उसको भी हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अडल्ट्रेशन कहते हैं। मैंने इस पे शॉर्ट भी बनाया है, तो आपने जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ये जो देख रहे हो आप, तो अडल्ट्रेशन वाला जो है ना, वो जो मैंने शॉर्ट बनाया उसको देखना, उसमें सेक्शंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, कितनी सजा हो सकती है ये भी मैंने इंक्लूड किया है। तो जो दूध में पानी मिला के बेचते हैं ना, तो उनको रेड झंडी मेरा वो शॉर्ट भेज दो है ना, वो बोलो कि ये हो सकता है, तो जरा संभल के रहना, ठीक है, कहीं भी रगड़ा लग सकता है। तो खाने में कोई चीज ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना खाने में से किसी चीज को, उसको हम क्या कहते हैं? अडल्ट्रेशन कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हु इज हैबिचुअली एसोसिएटेड विद अदर्स टू कमिट रॉबरी और चाइल्ड स्टीलिंग विद मर्डर। एक ऐसा आदमी जिसकी हैबिट है, जिसका काम यही है, जो करता ही यही है। क्या करता है? अगर कोई बंदा रॉबरी करता है या चाइल्ड स्टीलिंग करने के बाद उस चाइल्ड को मार के उसके बखियां, किडनियां, फेफड़े, दिल उसका बेच देता है, ठीक है जी, तो ऐसे बंदों की वो अमूमन मदद करता है, मतलब उसका काम ही है। मान लीजिए आपने किसी का कत्ल करना है, फॉर एग्जांपल आपने किसी का कत्ल करना है, ठीक है, और कत्ल नहीं करना, आपने किसी करके रॉबरी करनी है, और आपने किसी बच्चे को चुराना है और उसको मर्डर करना है, ठीक है, तो आप आए मुझसे मदद ली, दूसरे किसी ने ये काम करना, वो भी आया मुझसे मदद ली, मैंने यही किया, और ये मेरा एक प्रोफेशन बन गया, ये मेरा एक काम बन गया कि मैं क्या करता हूं, जो भी रॉबरी कोई करेगा या फिर कोई चाइल्ड स्टीलिंग करेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। मैं अगर कोई भी रॉबरी करेगा, चाइल्ड स्टीलिंग करेगा, मैं उसकी मदद करता हूं, और ये मेरा काम बन चुका है, प्रोफेशन बन चुका है। तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं थग कहलाऊंगा, राइटिंग, इसको हम राइटिंग कहेंगे या फिर इसको रॉबरी कहेंगे या बोथ 2 और 3 कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? थग कहेंगे। अच्छा कुछ बेटा मैंने बड़ा देखा है इंटरनेट पे भी आगे पीछे लड़के बड़ा कहते हैं थग लाइफ, सर हम तो थग हैं, हम तो हमारी लाइफ तो थग लाइफ है। बेटा थग कोई बहुत बड़ा फन्ने खान नहीं होता है। थग जो होता है ना, थग क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल, गुंडा, मवाली, ठीक है जी। थग को हम क्या कहते हैं? क्रिमिनल कहते हैं, क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब अपराधी, ठीक है जी। थग मत बनो, इंसान बनो। पढ़ो एविडेंस की क्या डेफिनेशन है जी? एविडेंस इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू कॉल समथिंग, दैट कैन बी यूज्ड टू से समथिंग, दैट कैन बी यूज्ड टू प्रूव समथिंग, दैट कैन बी यूज्ड टू रिमेंबर समथिंग। एविडेंस किस चीज को कहा जाता है? किस चीज को पुकारे जाने के लिए, किस चीज को बोलने के लिए, किसी चीज को प्रूव करने के लिए, या किसी चीज को रिमेंबर करने के लिए। ऑब्वियसली एविडेंस उस चीज को कहा जाता है जो किसी दूसरी चीज को प्रूव करने में मदद करती है। किसी चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एविडेंस देते हैं। तो एविडेंस किसको कहते हैं? किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए जो हम चीज मतलब रखते हैं सामने, जो हम गवाही रखते हैं, जिस चीज का हम क्या देते हैं? सबूत देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एविडेंस देते हैं। तो एविडेंस क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू प्रूव समथिंग, ठीक है जी। एनी एक्शन, एन एक्शन डन बाय पर्सन ऑन देयर ओन फ्री विल विदाउट coercion और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड। कोई भी बंदा अगर खुद से कोई काम करता है, खुद से कोई एक्शन करता है, ठीक है जी, खुद से कोई मतलब मूव करता है, खुद से किसी को थप्पड़ मार देता है, खुद से कुर्सी तोड़ देता है, खुद से पैनल तोड़ देता है, खुद से किसी का मुंह तोड़ देता है, उसको किसी ने अबेट नहीं किया, उसको किसी ने उकसाया नहीं, तो उस एक्ट को हम क्या कहते हैं? एक्ट डन वॉलंटरली, एक्ट डन क्रिमिनली, एक्ट डन आफ्टर कंस्पिरेसी, एक्ट डन आफ्टर अबेटमेंट। जब भी कोई खुद से अपनी फ्री विल के साथ कोई काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्ट डन वॉलंटरली, एक्ट डन वॉलंटरली कहते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन इन अ वे दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट्स। एक ऐसा एक्ट जो किसी इंसान को कहीं कैद कर देता है और उसको बोलता है कि यहां से बाहर आप नहीं जा सकते। मान लीजिए इलीगली किसी को कहीं बंद कर देना, किसी कमरे में बंद कर देना, किसी
जाली के अंदर बंद कर देना, ठीक है, किसी गाड़ी के अंदर बंद कर देना, उसको बोला निकला तो गोली मार दूंगा, ठोक दूंगा तुझे यहीं पे, ठीक है। तो उस एक्ट को हम क्या कहते हैं? किसी भी आदमी को रॉन्गफुली किसी एक जगह लिमिटिफाई कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, रोक देना, उसको हम क्या कहते हैं? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं, रॉन्गफुल स्टॉप कहते हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कहते हैं, रॉन्गफुल एक्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं हम रॉन्गफुल इसको हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं, अच्छे से याद रखना, इसको हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। द एक्ट ऑफ वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग, शुक्र है यार वीडियो सही चल रही है, मेरे को अब कुछ दचके लग रहे हैं दिल में, कहीं कहीं फिर से कोई मसला ना हो जाए, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग समवन फ्रॉम मूविंग इन डायरेक्शन दे हैव द राइट टू गो इज कॉल्ड। जब भी आप किसी का रास्ता रोकते हो, सिंपल भाषा में सुनो, जब भी आप किसी का रास्ता रोकते हो, आप किसी को कहीं जाने से रोकते हो, आप किसी को कोई काम करने, मतलब काम नहीं, किसी रास्ते पर चलने से रोकते हो। मान लीजिए मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ, म्युनिसिपैलिटी का रास्ता है, दुनिया चलती है, रोड है, सबका रास्ता है, और आप बोलते हो नहीं तू नहीं चल सकता, बाकी दुनिया चलेगी। ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक जुर्म करते हो। उस जुर्म का नाम क्या है? उस जुर्म का नाम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, रॉन्गफुल स्टॉप है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, या रॉन्गफुल टॉट है। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं उसको, बिला वजह किसी का रास्ता रोकना, बिला वजह किसी का रास्ता रोकना रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहलाता है, ठीक है जी। Which one of the following is the act of gaining sexual gratification by observing someone in a private or intimate situation without their consent? किसी को प्राइवेटली छुप छुप कर देखना, अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, खुद को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने के लिए किसी को छुप छुप कर देखना। मान लीजिए कोई बोलना भी तो गलत है, कोई लड़की कपड़े बदल रही है और आप क्या कर रहे हैं, उसके दरवाजे के कोने में से उसको छुप छुप के देख रहे हैं, या कोई लड़की कहीं नहा रही है बेचारी, जहां दीवारें हैं छत नहीं, आप ऊपर से वीडियो बना रहे हैं छुप छुप के, ठीक है। तो ऐसे एक्ट को, ऐसे क्राइम को, ऐसे ऑफेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे ऑफेंस को वॉयरिज्म कहेंगे, एफरे कहेंगे, हरासमेंट कहेंगे, स्टॉकिंग कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वॉयरिज्म कहते हैं, वॉयरिज्म कहते हैं, वॉयरिज्म कहते हैं, ठीक है जी। Dash is the act in which any man who follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman। अगर किसी भी लड़की के पीछे कोई लड़का चला जाता है, किसी औरत के पीछे कोई आदमी लगा रहता है, ठीक है जी, और उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि मेरे साथ बातें करो, मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, मेरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई करो, या ऐसा कुछ भी करता है, ठीक है जी, तो वुमेन ने मना कर दिया, वुमेन ने नंबर देने से मना किया, नंबर दिया तो बात की, तुझे उसने बकवास की, तो वुमेन ने कहा नहीं मैं आपके साथ ना रिलेशनशिप रखना चाहती हूँ, दूसरी तीसरी जो भी है, मना कर दिया वुमेन, ठीक है जी। और फिर भी आदमी उसके पीछे भाग रहा है, उसके पीछे जा रहा है, तो उस एक्ट को, उस जुर्म को, उस ऑफेंस को क्या कहा जाता है? वॉयरिज्म, एफ्रे, हरासमेंट और स्टॉकिंग। इसको हम स्टॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉकिंग, स्टॉकिंग कहते हैं। ये याद रखना, हरासमेंट आ गया, वॉयरिज्म आ गया, स्टॉकिंग आ गया, ये सारे जो है ना, ये सारे जुर्म आईपीसी में 300 400 या 300 360 से लेकर 350 से 360 के बीच में है, ठीक है, या 450 से 460 के बीच में, मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, when 5 or more person conjointly commit or attempt to commit, यहां पर इसको तो करेक्ट कीजिएगा, ठीक है जी। जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर कोई क्राइम करते हैं, कुछ चुराते हैं, मेरे ख्याल से चुराने के बारे में, एक सेकेंड, ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है, मैंने चेक भी किया, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं बन पाया है, फॉल्ट ऑन माई बिहाफ, क्वेश्चन क्लियर नहीं बन पाया है, इसमें क्वेश्चन कुछ अलग से होना चाहिए था। व्हेन 5 और मोर देन 5 पर्सन कंजॉइंटली कमिट, आप ये कह सकते हैं कि चोरी करते, थेफ्ट, ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रॉबरी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने ज्यादा कंसीडर नहीं करना है, आंसर इसका रॉबरी है।
तो यहाँ पर अगर हम इसको रॉबरी यहाँ पर जोड़ देंगे ना इसके साथ, तो ये डेफिनेशन बन जाती है, when 5 or more person conjointly commit or attempt to commit a robbery, ऐसे करके कुछ है। खैर छोड़िए, ये क्वेश्चन आप ना डिसमिस कर दीजिए, कैंसिल कीजिए, क्वेश्चन ही बेकार है, हमारी गोली। नेक्स्ट देखिए, डैश बिकम्स रॉबरी, डैश बिकम्स रॉबरी व्हेन द ऑफेंडर इज प्रेजेंट, when the offender is present and the victim is put in fear of instant death, hurt or wrongful restraint। ठीक है जी, जब ऑफेंडर आपके पास मौजूद है, ठीक है जी, और उसने विक्टिम को कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है, या फिर मैं तुझे यहाँ कैद करके रखूंगा, या फिर ऐसी कोई धमकियां देता है विक्टिम को, ठीक है जी, तो ऐसा कौन सा एक्ट है जो रॉबरी बन जाता है? ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें हम ये वाली चीजें अगर कर दें ऐड, तो वो रॉबरी बन जाता है? सिंपल सी भाषा में, ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें हम मतलब किसी को मारने का डर बिठा देते हैं उसके दिल में, किसी को हर्ट करने का डर, या किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने का डर उसके दिल में बिठा देते हैं, तो फिर वो एक्ट रॉबरी बन जाता है। फोर्स, एक्सटॉर्शन, डेकोइटी और थेफ्ट, इसका आंसर आ जाता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन एक ऐसा जुर्म है अगर इसमें आप किसी को मारने का डर या किसी को हर्ट करने का डर या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का डर बिठा देते हो साथ में किसी के दिल में, तो आपका ये एक्ट क्या बन जाता है? आपका ये एक्ट बन जाता है रॉबरी। ठीक है जी। Criminal offense that involves intentionally damaging or destroying property or causing inconvenience to others is the best definition of। ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस जिसमें ये इन्वॉल्व है कि आप इंटेंशनली किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है जी, और इनकन्वीनियंस पैदा कर रहे हैं उस बंदे के लिए, ठीक है जी, आप जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करें। मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी ने गाड़ी लाई, आपको बर्दाश्त ही नहीं हुआ उसकी गाड़ी का लाना, आप उठे तो एकदम पत्थर उठाया उसका शीशा तोड़ दिया, तो आपने क्या क्राइम किया? आपने मिसचीफ किया, ट्रेसपास किया, डिसऑनेस्टी किया, लर्किंग हो ट्रेसपास किया। तो आपने क्या किया? आपने मिसचीफ किया, मतलब उसकी कोई वजह ही नहीं, उसको पता ही नहीं बेचारे को, और आपने उसकी गाड़ी तोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डैश इज द एक्ट ऑफ एंटरिंग another person's property without permission or lawful authority which violates the owner's property right or privacy। आप बिना किसी की परमिशन के, आप बिना एक आदमी की परमिशन के उसके घर में घुस जाते हैं, बिना एक आदमी के परमिशन के उसके घर में घुस जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं, जो कि उसकी अपनी एक लॉफुल अथॉरिटी के अंदर है, जो कि मतलब जिसको वो लॉफुली ऑन करता है, ठीक है, आप बिना उसकी परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाते हैं। तो आपने कौन सा क्राइम किया? आपने मिसचीफ किया, ट्रेसपास किया, डिसऑनेस्टी किया, लर्किंग और ट्रेसपास किया। तो आपने क्या किया? आपने ट्रेसपास किया। आपने क्या किया? ट्रेसपास किया। देखो बेटा, लर्किंग हो ट्रेसपास वो होता है जब आप छुप कर किसी के घर में दाखिल होते हो, ठीक है जी। जब आप सामने से किसी घर में दाखिल हो जाओगे और आपको वहां जाने का हक नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेसपास कहते हैं। ट्रेसपास ऑफ प्रॉपर्टी एंड ट्रेसपास ऑफ हाउस भी होता है, ठीक है जी। डैश इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग और इमिटेटिंग ए डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड समवन। फ्रॉड करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को खुद से साइन करना, नकली साइन करना। हम कभी ऐसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई बंदा कोई सर्टिफिकेट लाता है और उस पर जाली साइन कर देता है, किसके? तहसीलदार के, और बना लेता है अपनी सर्टिफिकेट, ठीक है, जाली मोहरे लगाते हैं। तो वो क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मिसचीफ कहते हैं, ट्रेसपास कहते हैं, डिसऑनेस्टी कहते हैं, फॉर्जरी कहते हैं। उसको हम फॉर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्जरी कहते हैं। डैश इज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग false information about a person that damages their reputation or deters others from associating with them। एक ऐसा एक्ट जिसमें आप दूसरे के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाकर उसकी रेपुटेशन को खराब करते हो, उसके स्टेटस को खराब करते हो, उसको बदनाम करते हो, उसकी बदनामी करते हो, झूठी बदनामी जो कि सच होता ही नहीं, अपनी तरफ से लगाकर मतलब कुछ भी बोलकर आप दूसरे इंसान की बदनामी करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिफेमेशन कहते हैं, उसको हम क्रिमिनल इंटीडिमेशन कहते हैं, या दोनों, बोथ 1 and 2 कहते हैं, नन ऑफ द अबव कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा डिफेमेशन। इसको हम डिफेमेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिफेमेशन कहते हैं। बिना मतलब किसी सबूत के किसी को मतलब किसी को डिफेम, किसी के स्टेटस के मतलब किसी को गालियां दे देना, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफेमेशन कहते हैं। डैश इज ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट इनिशिएट्स ए सिविल लॉसूट इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है जी, ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिससे कोर्ट ऑफ लॉ मतलब जिससे अदालत के अंदर कोई केस शुरू होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे अदालत के अंदर कोई केस शुरू होता है, सिविल केस शुरू होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेंट कहते हैं, सूट कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं, पिटीशन कहते हैं। तो इसको हम प्लेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम प्लेंट कहते हैं। प्लेंट याद रखना, ठीक है जी।
लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट फॉर ए कोर्ट ऑर्डर और अदर लीगल एक्शन। कौन सी है एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट जो हम कोर्ट को करते हैं कि आप हमारे फेवर में कोई एक किसी के खिलाफ लीगल एक्शन कीजिए, हमारे फेवर में किसी के खिलाफ लीगल एक्शन कीजिए, या फिर हमें कुछ रिलीफ दीजिए, आप एक ऑर्डर कीजिए, हमारे फेवर में एक ऑर्डर कीजिए, तो हम उसके लिए एक एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट को, एक रिक्वेस्ट करते हैं, रिटन रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसको, कोर्ट को। तो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको कंप्लेंट कहते हैं, सूट कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं, या पिटीशन कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पिटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पिटीशन कहते हैं, पिटीशन। उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम petition कह देते हैं। So this was all about today's session, and I hope that I will cover all the portions of MCQs within 2 more lectures। दो और lectures लाऊंगा और सारे MCQs खत्म कर दूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम मैं 140-50 MCQs को टच कर दूं। तो मुझे लगता है 140-50 MCQs बहुत होते हैं और इसमें आपका काम हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा मैं भी आगे बढ़ूं, थोड़ा आप भी आगे बढ़ो, है ना। तो वैसे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, उनको दिल से शुक्रिया कहता हूँ। 500 क्रॉस कर गया है चैनल, 500 नहीं, मेरे ख्याल से 550 क्रॉस कर गया है, 600 टच हो गया, मुझे इतना भी पता नहीं है, 600 क्रॉस भी कर गया होगा। मैंने 500 पे देखा था, 521 पे मैंने देखा था। तो आपकी दुआओं से, काविशों से, है ना, आपके सपोर्ट से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा और सपोर्ट दिखाइए ताकि मेरा भी कोई भला हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर। पढ़िए बेटा, प्लीज पढ़िए, जरूरी से पढ़िए, वरना बड़ा मुश्किल।